अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हमने बात करनी है अब न्यूक्लियस के बारे में। तीन मैंने बताए थे कि तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है, हमने सबसे पहला लेक्चर जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 का, उसके अंदर हमने बात की थी। एक शख्स था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने जो है वो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, यानी इसको सबसे पहले सेल के अंदर जो है वो नज़र आया था। जिसने सेल डिस्कवर किया था उसका नाम भी रॉबर्ट था, लेकिन उसका नाम रॉबर्ट हुक था। और न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले का नाम रॉबर्ट ब्राउन था। न्यूक्लियस के बारे में कहते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल का। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जिस तरह से हमारी जो मदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होती है फैमिली के अंदर, और वही कंट्रोल करती हैं सारी एक्टिविटीज़ को। पूरा घर जो है वो माँ चला रही होती है। फाइनेंशियल मसाइल हों, ठीक है, फाइनेंशियल वो हों, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बच्चों को कहाँ भेजना है, कौन से स्कूल कौन से कॉलेज, सब कुछ माँ डिसाइड करती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक सेल के अंदर क्या होना है, ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम चीज़ें जो है, ये फंक्शंस कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का, जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देखिए, शेप की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये स्फेरिकल गोल होता है या अंडे की तरह का होता है, बट इट मे बी लोब्ड। लोब्ड का मतलब होता है पीसेस में। चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप एक तरह के सेल पढ़ेंगे जिसे आप कहते हैं न्यूट्रोफिल। इस न्यूट्रोफिल को अगर आप देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है। ये 3-4 पीसेस के अंदर डिवाइडेड होता है, तो इसे लोब्ड कहते हैं। और इलोंगेटेड का मतलब थोड़ा सा लंबा। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मैं पहले आपको बना के दिखाऊं कि न्यूक्लियस के तकरीबन 3-4 पार्ट्स होते हैं। बहुत सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास मौजूद है सबसे आउटर पार्ट न्यूक्लियस का, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। और अगर आप गौर करें तो ये एक मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। और इस मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन वैसी ही होगी जैसे कि आपकी सेल की मेम्ब्रेन की थी। क्या चीज़ें थी? 2 चीज़ें जिनसे सेल मेम्ब्रेन बनती है, एक लिपिड, फॉस्फोलिपिड, और दूसरी चीज़ का नाम होता है प्रोटीन। तो इसकी ये दोनों लेयर्स जो हैं ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनेंगी। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं ये कंप्लीटली सराउंड नहीं करती, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर होल्स होते हैं, ताकि कोई मटेरियल जो है वो इनके थ्रू आसानी से अंदर जा सके और बाहर आ सके, बड़ा मटेरियल। ये होल्स जो है ना ये कहलाते हैं पोर्स, और इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो ये दो जो है ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये होल्स जो है ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक अदद फ्लूइड होता है। जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक अदद फ्लूइड होता है ना, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, उसी तरह न्यूक्लियस का फ्लूइड जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोलिम्फ। ये भी सारे वर्ड जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, कैरियोलिम्फ। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर सबसे मेन चीज़ जो पाई जाती है वो है हमारा डीएनए। और वो डीएनए जो है, हम चूंकि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो बेसिकली एक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है क्रोमोसोम। तो अगर ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आपको क्रोमोसोम अलग अलग नज़र नहीं आते, आपको वो क्रोमोसोम सारे उलझे हुए नज़र आते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उलझा हुआ धागे की तरह, ये सारे क्रोमोसोम हैं जो कि उलझ गए हैं। जिस तरह हैंड्स फ्री उलझ जाती है, बिल्कुल उस तरीके से। दिस इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क। जब ये सेल डिवीजन की तरफ जाएगा तो ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद कैसे नजर आएंगे इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो 4 चीज़ें हो गई। सेल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर है, उसके बाद कुछ होल्स हैं जिनके थ्रू अंदर बाहर चीज़ें जाती हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। और अंदर जो मटेरियल है जो कि बेसिकली हमारा डीएनए है, और डीएनए और प्रोटीन मिलकर जो क्रोमोसोम बनाते हैं वो उलझे हुए क्रोमोसोम वाली हालत कहलाती है क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके लिए भी एक और वर्ड यूज़ किया जाता है। एक तो एक वर्ड से इनकी जो है वो इनको सुकून नहीं आता, एक और वर्ड इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो न्यूक्लियर रेटिकुलम है। खैर, एक और चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, बस इसके बाद दोबारा हम टेक्स्ट की तरफ चलेंगे, वो है न्यूक्लियस के अंदर एक अदद बॉडी होती है, और इस बॉडी का नाम होता है न्यूक्लियोलस।
तो ये जो आपको बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब सेल डिवीजन की तरफ जाता है, जब डिवाइड होने लगता है तो ये न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और जब सेल डिवाइड होकर दो सेल बन जाते हैं तो फिर ये न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। फंक्शन क्या होता है इसका? न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन होता है राइबोसोम बनाना। ये राइबोसोम क्या होते हैं? सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम है प्रोटीन बनाना, उन स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है राइबोसोम की, लेकिन राइबोसोम को खुद बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इस छोटे से स्ट्रक्चर की होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है, चले अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। ओके, तो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मैं बता चुका हूँ कि दो लेयर्स होती हैं। यूजुअली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनके सेल के अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्या एग्जाम्पल है? आपने ये जूते की तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा होगा, दैट इज कॉल्ड पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। सिमिलरली आपने फंजाई का नाम सुना है। फंजाई चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे। फंजाई की जो बॉडी बनी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है जिन्हें हाइफा कहते हैं। अब ये जो हाइफा है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह की दीवारें होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दीवारें नहीं होती। ये जो दीवारों वाले हैं इनमें किसी पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, किसी पार्ट में दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ये जो बिना दीवार के हैं इसमें एक ही पार्ट में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो एक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और मल्टीपल वाली कंडीशन कहलाती है कोइनोसिटिक। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ होल्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिनके थ्रू चीज़ें मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस की डायग्राम बनी हुई है। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये दो मेम्ब्रेन जो आपको नजर आ रही है बेसिकली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो गैप्स नजर आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली कटी हुई डायग्राम है, न्यूक्लियस को काटा हुआ है बीच से, जैसे आप सेब काटते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा पोर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये कटा हुआ पोर है। सो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो दिस इज द बॉडी जिसका काम है राइबोसोम्स बनाना। और अंदर जो है हमारे पास ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, दिस इज द मटेरियल। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो उलझे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। तो न्यूक्लियोलस की पहले बात कर लें, उसके बाद मैं प्रॉपर्ली क्रोमैटिन नेटवर्क पे आता हूँ। न्यूक्लियोलस मैंने बताया ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है बॉडी, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल जब डिवाइड करता है तो ये गायब हो जाती है, और जब सेल डिवीजन हो जाती है तो ये वापस आ जाती है। फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बनाना, और राइबोसोम्स और आरएनए बनाने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो डायलॉग है ना कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का जो बाप है वो राइबोसोम है, और राइबोसोम का जो बाप है वो न्यूक्लियोलस है। खैर, अब आ जाते हैं हम फ्लूइड की तरफ। मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है, और ये प्रोटीन से भरा हुआ फ्लूइड जो है ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कैरियोलिम। देखिए, जिस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो सेल को चाहिए होती हैं, जो साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स को चाहिए होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन तो वहाँ से मिल जाएगी उसे। माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ग्लूकोज टूटा हुआ ताकि उससे एटीपी बना सके, वो मिल जाएगा उसे वहाँ से। बिल्कुल इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी जो मटेरियल डीएनए को चाहिए होता है, एंजाइम्स को चाहिए होता है, वो तमाम मटेरियल इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है, जिसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये डिवाइड होना चाह रहा है दो सेल में, ठीक है, ये दो सेल बनाना चाह रहा है। अब जब दो सेल बनाने हैं तो दोनों में डीएनए जाएगा, तो डीएनए की क्या बनानी पड़ेगी? कॉपी। डीएनए जो बना होता है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनता है जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर आप एक डीएनए से दो डीएनए बनाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको चाहिए होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो कहाँ से मिलेंगे? वो पड़े होते हैं यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर, जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो जोड़ के दो डीएनए बनाए जाते हैं। जब दो डीएनए बन जाते हैं तो फिर ये सेल डिवाइड हो जाता है और दो सेल बन जाता है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हमारे सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो प्रोटीन्स कहलाती हैं हिस्टोन्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास प्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स, और ये इसके अराउंड ना डीएनए लिपटा हुआ होता है। ये हमारे पास डीएनए है जो इसके अराउंड लिपटा हुआ है, ठीक है, डीएनए के दोनों धागे। इसी तरीके से मिलके बनता है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो बनता है वो इन दो चीज़ों से मिलके बनता है, डीएनए और हिस्टोन से।
अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने बताया कि ये उलझे हुए होते हैं क्रोमोसोम, ये कहलाता है क्रोमैटिन नेटवर्क, या इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियर रेटिकुलम। जब सेल डिवीजन की तरफ जाएगा ना, देखें ये वो सेल है, ये वो सेल है जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके अंदर ये डीएनए या क्रोमोसोम जो है इस हालत में। जब ये सेल डिवीजन की तैयारी पकड़ेगा तो इसके ये जो क्रोमोसोम है जो धागे की फॉर्म में थे ये अलग अलग हो जाएंगे और आपको इस तरह का एक प्रॉपर क्रोमोसोम नजर आएगा। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक ये इसका बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, और इससे एक पोर्शन इधर जा रहा होता है और एक पोर्शन इस तरफ जा रहा होता है। ये दोनों पोर्शंस कहलाते हैं ये और ये आर्म कहलाता है। तो ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है और ये दोनों जिस पॉइंट के ऊपर अटैच हैं ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात करने लगा हूँ। देखिए भाई, मेरा एक सेल जो है, पहली बात तो ये कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये कांस्टेंट होता है और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसान एक स्पीशी है। ये स्पीशी क्या होता है चैप्टर 5 में मैं समझाऊंगा आपको। इंसान एक ग्रुप है, जितने भी दुनिया में इंसान है वो तमाम मिलकर एक ग्रुप बनाता है जिसे हम स्पीशी कहते हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन हमारे ये जो 46 क्रोमोसोम है किसी और एनिमल की अगर आप बात करें, बंदरों की अगर आप बात करें तो बंदरों के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, उनके अंदर ये नंबर वेरी करेगा, उनके अंदर ये नंबर डिफरेंट होगा। प्लांट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर ये नंबर डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर ये नंबर डिफरेंट होता है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉन्स्टेंट रहता है। आप दुनिया में किसी भी इंसान का सेल निकाल के देख लें तो उसके अंदर जो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा वो यही मिलेगा। अच्छा, अब एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होना चाह रहा है। डिवीजन का एक तरीका होता है माइटोसिस, उसमें बनेंगे दो सेल और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम जाएगा। देखिए ये तब हो सकता है जब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम ना हो बल्कि कितने हो, 92 हो। जब 92 होंगे तो आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर, लेकिन इसमें कितने 46। तो होता क्या है, ये सेल डिवीजन से पहले जब इसके क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं तो डिवीजन से पहले ये बनाता है हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी। तो ये जितने भी क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं ये बनाएंगे अपनी कॉपी। ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है और इसने बनाई अपनी ये कॉपी और इसे अपने साथ अटैच कर लिया। तो क्रोमोसोम की हालत इस तरह से इस तरह की हो जाती है। देखिए इस सेल में कितने क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, 3, ठीक है, सब ये एक और बना देते हैं हम, 4। इस सेल में आपको 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ये कितने क्रोमोसोम है, हाँ, तो ये कितने क्रोमोसोम है। अगर आप कह रहे हैं 8 तो आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, और कोई मसला नहीं है, लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये 4 क्रोमोसोम है और ये भी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी 4 क्रोमोसोम है। इनको भी 4 क्रोमोसोम कहते हैं, इनको भी 4 क्रोमोसोम कहते हैं। फर्क क्या है, ये ऐसे सेल के क्रोमोसोम है जो डिवीजन में अभी आया है और ये डिवीजन से बिल्कुल पहले के सेल के क्रोमोसोम है। जब भी सेल डिवीजन की तरफ जाता है, देखिए जब डिवीजन करना स्टार्ट होता है ना, यानी डिवीजन से पहले वाला जो वक्त है, तो सेल के क्रोमोसोम ऐसे नजर आते हैं, फिर वो ऐसे नजर आते हैं, अभी तक डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई, और फिर वो ऐसे नजर आते हैं। इस काम के बाद स्टार्ट होती है डिवीजन। अब जब डिवीजन होगी ना तो ये जो एक क्रोमोसोम है, दिस इज 1 क्रोमोसोम, तो इस एक क्रोमोसोम को आकर पकड़ लेंगे धागे, ठीक है, यहाँ से एक धागा आएगा, यहाँ से एक धागा आएगा और इसे खींचेंगे इस तरफ और इस तरफ, तो ये बीच से क्या हो जाएगा, ये बीच से टूट जाएगा। अब देखिए फर्क क्या है, ये भी 4 क्रोमोसोम है, ये भी 4 क्रोमोसोम है। इसमें हर क्रोमोसोम एक धागे पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें हर क्रोमोसोम के 2 धागे हैं। तो ये जो 2 धागे हैं ये बेसिकली कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। तो मैं कहता हूं इसको हमेशा मैं कहूंगा एक क्रोमोसोम, दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। इसको भी मैं क्या कहूंगा, दिस इज 1 क्रोमोसोम बट इट हैज 2 क्रोमैटिड्स। और जब डिवीजन होगी तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। याद रखें, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब आप इन्हें क्रोमैटिड्स का नाम नहीं देंगे। जब ये अलग हो जाएगा तो ये अलग क्रोमोसोम कहलाएगा, ये अलग हो जाएगा तो ये अलग क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो। दोबारा चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। तो क्रोमोसोम जो है जब ये उलझे हुए होते हैं ये कहलाता है क्रोमैटिन नेटवर्क या ये कहलाता है न्यूक्लियर रेटिकुलम। जब ये सेपरेट हो जाते हैं, कब होते हैं ये सेपरेट, जब सेल डिवीजन की तरफ जाता है तो ये कहलाता है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं,
एक ये सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, जो सेंट्रोमेयर कहलाता है, और फिर ये दोनों तरफ निकलता है आर्म। तो ये आर्म जो है ये दोनों तरफ निकला हुआ है और बीच में सेंट्रोमेयर है। सेल डिवीजन से पहले मैंने बताया कि हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। तो ये वाला अगर क्रोमोसोम है तो ये अपनी कॉपी बनाएगा और उसे इस पॉइंट के ऊपर, सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच कर लेगा। तो ये दोनों जो धागे हैं ये एक पूरा क्रोमोसोम है जिसमें 2 धागे हैं, और इन 2 धागों के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रोमैटिड्स का। तो ये जो 2 धागे हैं, हर क्रोमोसोम जो 2 धागों पर मुश्तमिल होता है, ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। और कहाँ से जुड़े हुए होते हैं? ये बीच वाले पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। देखें, इस एक क्रोमैटिड के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और इस दूसरे के अंदर दूसरा है, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, मैंने आपको बताया कि पहले क्रोमोसोम जो है वो ऐसा नजर आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ, इसी क्रोमोसोम ने अपनी एक कॉपी बनाई और उसे अपने साथ अटैच कर लिया इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। तो ये और ये एक दूसरे की क्या है? एग्जैक्ट कॉपी। मैंने बताया इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्रोमैटिड है। और अगर दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन सेम हो, चूंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोनों में सेम है, तो ऐसे क्रोमैटिड्स कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके दोनों धागे भी क्या कहलाएंगे? इसके दोनों धागे भी कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन इसका ये वाला धागा और इसका ये वाला धागा, इनकी इंफॉर्मेशन तो सेम नहीं है, ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये कहानी होती है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। ओके, हमारी बात हुई थी कि हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट होता है और एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है। तो एक मक्खी होती है जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं। इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम है। कॉर्न की अगर हम बात करें तो 20 होता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो 26 क्रोमोसोम है। तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम की ना कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ये बीच वाला पॉइंट है, इसकी पोजीशन की बेस पे हमारे पास क्रोमोसोम की 4 टाइप्स हैं। बहुत आसान है। तो ये हमारे पास सेंट्रोमेयर है। अगर तो सेंट्रोमेयर दरमियान में हो और दोनों आर्म्स जो हैं वो बराबर हों, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है मेटासेंट्रिक। ये मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अगर सेंट्रोमेयर जो है ये दरमियान में ना हो, दरमियान में ना हो, थोड़ा सा एक तरफ को हो और एक आर्म जो है वो छोटा हो और दूसरा आर्म जो है वो साइज में बड़ा हो, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। दिस इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। अच्छा, अगर सेंट्रोमेयर थोड़ा सा और ऊपर हो, थोड़ा सा और एक तरफ को हो, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत ही छोटा हो और दूसरा आर्म बहुत ही बड़ा हो, तो ये कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। और अगर कंडीशन ऐसी हो कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल आखिर में मौजूद हो और एक ही आर्म हो, दूसरा आर्म हो ही नहीं, ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। ये वाला क्रोमोसोम इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। पहली टाइप कौन सी थी? ये वाली, जिसमें सेंट्रोमेयर दरमियान में है और दोनों आर्म की लेंथ जो है वो बराबर है, ये कहलाता है इक्वल आर्म्स वाला मेटासेंट्रिक। उसके बाद अगर आप देखें तो सेंट्रोमेयर एक तरफ है, एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा है, अनइक्वल आर्म्स है, तो ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद अगर आप देखें तो एक आर्म बहुत छोटा, एक आर्म बहुत बड़ा है, दिस इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक, या दिस इज ऑल्सो नोन एज सब टीलो। टीलो से पहले वाला सब टीलोसेंट्रिक। और लास्ट वाला सेंट्रोमेयर बिल्कुल आखिर में है और एक ही आर्म है, दूसरा आर्म नहीं है, दिस इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर देखें, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, याद रखिएगा, दिस इज 1 क्रोमोसोम। इसका ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। जब आप सेंट्रोमेयर को काटते हैं, तो ये अगर सेंट्रोमेयर है, जब आप इसको काटेंगे तो अंदर आपको नजर आएगा 2 प्रोटीन्स होती हैं। ये एक प्रोटीन है और ये दूसरी प्रोटीन है। जो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है इस हालत में, तो डिवीजन के दौरान धागे आते हैं और इसे आकर पकड़ लेते हैं और फिर खींचते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन धागों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर और वो इसी पर आकर अटैच होते हैं। ये जो प्रोटीन है जिस पर आकर ये धागे अटैच होते हैं, ये कहलाती है काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये सेंट्रोमेयर के अंदर प्रोटीन होती है। अब देखें, ये एक धागा है, दिस इज नोन एज 1 क्रोमैटिड, और ये दूसरा धागा है, दिस इज नोन एज अनदर क्रोमैटिड। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, सो दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं जो कि आपको न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में पता होनी चाहिए।